रेडी, अमित, एक्शन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने कानपुर के शो जिसका नाम है बड़े बड़े लोग विद अमित चौरसिया। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो लाखों कानपुर वालों के लिए एक प्रेरणा है। एक महिला क्या कर सकती है, लोगों के इस सवाल का जवाब है। कानपुर की एक बेबाक, निडर और साहसी आवाज है। जी हाँ, दिल से स्वागत कीजिए अपने कानपुर शहर की मेयर प्रमिला पांडे जी का। नमस्ते मैम, कैसी हैं? ठीक हूँ। देखो कानपुर वालों, बड़े बड़े लोग आ गए हैं तो वार्तालाप शुरू करते हैं। मैम, कानपुर शब्द सुनकर आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? मतलब आपके नजरिए से कैसा है अपना कानपुर? कानपुर शहर पूरे विश्व में सबसे अच्छा शहर, सबसे सुंदर शहर। यहाँ पर गंगा जी के किनारे बसा है हमारा शहर। यहाँ से थोड़ी दूर पर हमारे अब यात्रा जहाँ से चालू होगी वो है जगह बिठूर, जहाँ पर हमारी सीता मैया ने लव और कुश को जन्म दिया। और यहीं पर यही धरती है जहाँ पर लक्ष्मीबाई ने अपना बचपन गुजारा था। यही धरती है जहाँ पर कई लाख लोगों ने नाना राव पार्क में उनकी हत्याएं हुई। यही धरती है कानपुर की जो नाना राव पार्क में वो बूढ़ा बरगद। तो कानपुर बहुत कुछ याद दिलाता है। कानपुर जब अपने देश की आज़ादी के लिए बीड़ा उठाना हुआ तो सर्वप्रथम सबसे पहले कानपुर पूरे विश्व में, पूरे देश में अग्रणी था। तो कानपुर है। यहाँ ऐसे लोग हैं कि जो कानपुर आया कानपुर का ही रह गया। उदाहरण के लिए डॉक्टर प्रसाद कानपुर में पढ़ने आए थे और उन्होंने सोचा था यहाँ से पढ़ के मेडिकल कॉलेज निकल जाएंगे, लेकिन जब यहाँ आए तो यहीं के रह गए। जैसे मैं 74 से जब मेरी यहाँ शादी हुई तो जिस दिन से मैं यहाँ आई तो यहाँ 1 मिनट भी शहर को छोड़ने का कभी मन नहीं किया। इतने सालों में यहाँ के लोग, चाहे वो मीडिया के लोग हों, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं इसका जीता जाता सबूत अभी जब पूरा देश, पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा है। मेरा शहर, मैं तो उनको धन्य मानती हूँ कि किसी भी व्यक्ति को खाने का, पीने का, रहने का एक भी दिक्कत नहीं। जिसी से हमने अगर कभी कहा होगा कि 30 कुंटल 25 कुंटल आप सामान भेज दीजिए, लोगों को घर में पहुँचाना था, किसी ने कभी पूछा नहीं। और सीधे ये तो दानदाताओं की नगरी है, ये तो हर लोगों की नगरी है, ये गरीबों की नगरी है, ये मजदूरों की नगरी है, ये औद्योगिक नगरी है, ये हम सब लोगों की नगरी है। जी मैम, बिल्कुल आपने सही कहा। मैम, कैसा रहा प्रमिला पांडे जी से मेयर प्रमिला पांडे जी तक का सफर? मतलब ये 2 शब्दों से 3 शब्दों में बदलने में कितना संघर्ष रहा? संघर्ष जीवन है। संघर्ष तो मैं करीब 89 से कर रही हूँ, लेकिन संघर्ष करना आपका कर्तव्य है। आप मेहनत से, ईमानदारी से अगर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर उसका परिणाम आपको मिलेगा। मैं बधाई देना चाहती हूँ। कोई भी अगर अनहोनी होना है तो भारतीय जनता पार्टी है, वो कुछ भी कर सकती है। जैसे मोदी हैं तो मुमकिन है, योगी हैं तो मुमकिन है। हमारी पार्टी कुछ भी कर सकती है। जैसे आपको भी पता होगा कि हमारे राष्ट्रपति यही कानपुर के, जो ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। ये प्रमिला पांडे भारतीय जनता पार्टी की देन है। तो ये शहर हमारा जो हमने पहले बताया वही मैं अब भी बता रही हूँ। उस समय मैम जब आप राजनीति में आई तब आपके लिए कितना मुश्किल था इस क्षेत्र को चुनना? मतलब ये समाज सेवा की कोई ऐसी चाह थी या मन में क्या कुछ था आपके जब आपने राजनीति को चुना? देखिए, जब मैं पढ़ती थी उन जमानों में लड़कियां पढ़ती नहीं थी। मैं गांव की हूँ, यहाँ से 300 किलोमीटर दूर एक जौनपुर जिला है जो बनारस के पास है।
मेरा जन्मभूमि वही है। लेकिन जब मैं उन टाइम में लड़कियां पढ़ती नहीं थी। मुझे याद है कि कम से कम 30-35 गांव में मैं अकेली, मेरी माँ मेरे पिता मुझको पढ़ाई। जब हम लोग जाते थे पढ़ने के लिए और जिस तरीके से हमने पढ़ाई की, जिन स्थितियों में हमने पढ़ाई की, लोग हमारी माँ को कहा करते थे पता नहीं पढ़ाएंगी क्या कप्तान बनाएंगी, पता नहीं पढ़ा करके इनको क्या बनाएंगी। ये ताने दिया करता था पूरा मेरा 10-20 गाँव मेरी माँ को कहा करता। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन मेरी माँ ये चाहती थी, आज मेरी माँ मेरे बीच में नहीं है, मेरी माँ चाहती थी कि मैं 4 बहन 2 भाई हूँ, कि मेरे बच्चे सब पढ़े लिखे। हम चारों बहनों को पढ़ाया। आज मेरी माँ हमारे बीच में नहीं है, जो आया है वो जाएगा। लेकिन जिन स्थितियों मैंने पढ़ा, फिर वहाँ से आने के बाद भगवान ने मुझे ऐसी ससुराल दी जो कानपुर, जहाँ बाबा आनंदेश्वर, जहाँ बनखंडेश्वर, जहाँ जागेश्वर, जहाँ सिद्धनाथ, जहाँ यहाँ से दूर बजरंगी बाबा, जहाँ इधर गंगा उधर गंगा इधर गंगा। तो ऐसी जगह भगवान मुझे ला करके रखे। मैंने लोगों की सेवा चालू की। मैं एक इतनी अच्छी पार्टी की एक छोटी सी सिपाही हूँ, जहाँ मान सम्मान सब कुछ है महिलाओं का। उन्होंने हमको पार्षद बनाया, पार्षद के बाद महापौर बनाया, और शहर की जनता मुझे प्यार करती है, मुझे अम्मा कहती है, तो मैं बहुत खुश होती हूँ। तो मैं पूरा दायित्व अपने अम्मा होने का मैं शहर वासियों के साथ वैसा ही व्यवहार करती हूँ। मैम, जैसे आपका सफ़र तो काफ़ी लंबा रहा, तो सफ़र में परेशानियां भी बहुत रहीं। तो मैम, अब मैं ये चाहता हूँ कि आप यूथ को ये बताइए कि कठिनाइयों से लड़ते कैसे, क्योंकि डिप्रेशन आजकल बहुत बड़ी समस्या हो गई है। मैंने पहले ही बता दिया, कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। मैंने संघर्ष किया। मैं जब राजनीति में आई, पूरे शहर में खाली 2 महिलाएं स्कूटर चलाती थी। एक मैं थी और ये कोई एलगी नंबर 1 या 2 में महिला काम करती थी, मंजू नाम था। मैं अकेले गाड़ी चलाती थी, तो जिधर से निकलती थी कहते वो जा रही वो जा रही। मैंने अपने सुरक्षा के लिए अपना लाइसेंस बनवाया और मैंने रात दिन काम किया। और मैं बड़े ही गर्व के साथ कहूँगी कि मैंने जितनी परिश्रम की, मेरे सामने तमाम कठिनाई आई, लेकिन आज लोग जॉइंट फैमिली को भूल गए। जॉइंट फैमिली मेरी है, मेरे 35 लोगों का परिवार आज भी है। मेरी 4 जेठनियाँ थी, मेरे बच्चे भी उन्हीं के पास रहते थे। दिन भर मैं संघर्ष करती थी, लेकिन मैंने अकेले अपना संघर्ष चालू किया अपने घर से। मेरे घर से मेरे साथ कोई नहीं जाता था, मैं अकेली अपना राजनीति में थी। जब कभी जुलूस होता था तो मेरा पूरा परिवार मेरे साथ होता था। जब मुझे कहीं जाना होता था तो मेरे घर से कोई बाहर अगर जाना तो नहीं, मैंने अकेले संघर्ष किया। उन जमानों में राजनीति में महिलाएं कम थी। शहर के अंदर भी हम लोग 3-4 महिलाएं थी शहर में, और हम लोगों को बड़ा संघर्ष करना पड़ा। लाठियां खानी पड़ी, डंडे खाने पड़े, जेल कई बार जाना पड़ा। हर आंदोलन में हम लोग चढ़ बढ़ के लेकिन हमारी पार्टी ऐसी थी, लोगों ने हम लोगों को अपनी माँ, अपनी बेटी, अपनी बहन टाइप साथ लेकर के आगे बढ़ाया। हमको कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं हमेशा अलर्ट रहती हूँ, तब भी अब भी। मैं 30 साल की उम्र से राजनीति कर रही हूँ, तब भी मैं बहुत अलर्ट थी। अब मेरी 60 के ऊपर की उम्र है, अब भी मैं बराबर अलर्ट रहती हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं आत्मनिर्भर बनो। मेरा शुरू से था कि मैं आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करती थी। मैं एक छोटी सी आपको बताना चाहती हूँ। मैं कक्षा 3 में पढ़ती थी। अटल बिहारी वाजपेयी की एक प्रोग्राम था, उसमें था अंग्रेजी हटाओ। तो हम लोग गांव के थे, लेकिन उस टाइम एक जौनपुर में एक बादशाहपुर एक कस्बा है, वहाँ मेरे भाई मेरे ताऊ जी रहते थे। मैं उस टाइम आई थी, ये आपको 65-66 की बात बताती हूँ। अब तुम लोग बच्चे हो, तो मैं ट्रक के बस के सामने कूद गए थे, क्योंकि उसमें अंग्रेजी लिखी थी। मुझे ये नहीं ज्ञान था कि अंग्रेजी क्या है, हिंदी क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या है, मुझे कोई ज्ञान नहीं था। मैं कूद गई तो वो चोट यहाँ थी, अब वो चोट यहाँ थी। इतना मेरा घाव दब गया था। हमें उठा करके लोग ले गए अस्पताल, क्योंकि मेरे पिताजी जिम्मेदार थे। लोगों ने बताया कि वो आपकी बिटिया वहाँ फिर लोगों ने मुझे अस्पताल लिए, मेरे पैरों में टाँके लगे, फिर मैं घर
तो संघर्ष करने का मेरा पहले से ही था। और हमारे जिस जिले में है वहाँ से पंडित दीनदयाल जी चुनाव लड़े थे, तब भी मैं बहुत छोटी थी, तब भी मैं वो तो कभी आए नहीं, एक बार मेरे शहर में गाँव में आए थे, तब भी मैं छोटी सी थी, तब भी मैं उनके पीछे पीछे घूमती थी। जब मेरा ब्याह हुआ तो यहाँ सत्संग के लोग थे, आज मैं यहीं हूँ और सबकी सेवा कर रही हूँ। संघर्षमय जीवन होना ही चाहिए, दुख सुख जीवन में आना ही चाहिए। अगर पूरा सुख है, सुख रहे और दुख न आए तो आपको दुख की अनुभूति नहीं होगी। भगवान इसीलिए सब कुछ देते हैं। और लोग कहते हैं जैसे पूजा पाठ चलो बुढ़ापे में करें, बुढ़ापे में क्या करोगे, कुछ न कर पाओगी। जब तुम बैठ न पाओगी, चल न पाओगी तो पूजा क्या? पूजा आप जब से आँख खोलिए, जब से आप समझने लायक होइए, चाहे जिस धर्म के आप हों, आप तब से चालू कर दीजिए। लोग कहते हैं बुढ़ापे में मैं दर्शन करने जाऊँगी, कहाँ जाएंगे? जब हाथी पैर जवाब नहीं देगा तो कहाँ जाएंगे? इसको अपने साथ में संघर्ष को लेते हुए मैं आज 15 साल हो गया, मैं 12 शिवलिंग के दर्शन कर ली हूँ, अमरनाथ हो आई हूँ, 4 बार 5 बार नेपाल हो आई हूँ, 60 बार तो मैं यहाँ हो आई हूँ, क्या कहते हैं मैहर में, हर नवरात्र में जाती थी, साल भर में 2 बार। तो कहने का मतलब अब मैं अगर मैं नहीं अब पहुँच रही हूँ 15-10 साल से, तो मुझे संतोष है कि जब हम अपनी ताकत थी तो पैदल चले जाते थे, चले जाते। अब जब माँ बुलाएंगी तब हम जाएंगे। तो इसीलिए आप अपने काम को करते रहिए। संघर्ष, कई बार ऐसे लोगों से लड़ाई होती रही, दंगा। मैं यहाँ पार्षद थी, मेरी बहन बॉम्बे में रहती थी, वो बॉम्बे जा रही थी और मेरी बेटी वहाँ प्रतापगढ़ में ब्याही थी, मैं उसके घर गई थी। जौनपुर से मेरी बहन बस में सवार हुई, तो होता नहीं गांव में 5-7 लोग उनको बैठाने आए थे, और वो बार बार है कि हमारी अटैची धर लो, हमारी अटैची धर लो, हमारी अटैची धर लो। मेरी बहन 4-5 बोला, तो उनको पता चल गया अटैची में जरूर कुछ है। वहाँ से एक बुढ़िया इनारा, उस वहाँ आते ही अटैची उतार ली गई। अटैची में मेरी बहन का 4 सोने की चूड़ी, 2 जंजीर, 4 अंगूठी, 15,000 रुपये नगद। अटैची वहाँ उतर गई। मेरी बहन इलाहाबाद जब वहाँ पहुँचती है, जब वो अटैची कहाँ, अटैची कहाँ, तो अटैची गायब थी। मैं प्रतापगढ़ से आई, हमने सोचा चलो अपनी बहन को गाड़ी बैठा दूँ, शाम की ट्रेन है। मैं आई, उसने मुझको देखते लगी भों भों रोने। हमने क्या हुआ, तो उसने उनको बताया, तो हमने अपनी गाड़ी मोड़ी, खुद गाड़ी चलाते हुए। हमारे पास जीप थी कमांडर, अपनी रिवॉल्वर लगाए हुए। हमने उसको कहा क्या तुम बस को पहचान लो? उसने कहा हाँ। मैंने उसको बगल में बैठाया, ये एक मेरा भतीजा था, उसको बैठाया। मैं वहाँ पहुँची, जो मैं सिविल लाइन पहुंची, मेरी बहन ने बताया यही बस वाला है। हमने अपनी जीप गियर में ले करके एकदम बस वाले के किनारे लगा करके और रिवॉल्वर उसके कनपट्टी में लगा दिया। बेटा उसने बाथरूम कर मारा था और कोई बड़ी बात नहीं, और उसको घसीट के लात मार के उसने रख लिया था। उसने कहा हम आपको टैक्सी दे देंगे। हमने कहा मुझे टैक्सी नहीं चाहिए। कितने लोगों को तुमने इस तरीके से किया। फिर वो दूसरे दिन आप लोग जिसे पहुंच गए थे, तो उन्होंने, चूँकि उसमें मेरा नाम लिखा था, सभासद प्रमिला पांडे वार्ड 52, तो उसमें निकला कि एक महिला आई और ड्राइवर को ले उड़ी। हम समझते थे जब भीड़ यहाँ इकट्ठा होगी तो कुछ नहीं होगा। ने कहा तो उसको गंगा जी किनारे तुम्हें मार ही देंगे। इतना मेरे भूत सवार, फिर मैं थोड़ी देर में लगा कि ठीक है। जा करके वहाँ से 40 किलोमीटर फिर जा करके फिर गया, ले आया, तो हमारी अटैची मिली और सब सामान मिला। तो कहने का मतलब आप संघर्ष करें। अगर मैं रोती रहती, ऐसे मेरी बहन रो रही थी, अरे मेरा गया, तो कुछ ना होता। मैंने संघर्ष किया, वो मेरी अटैची मिली। तो इसलिए संघर्ष करना चाहिए। तो मेरा तो जीवन ही संघर्ष है। ससुराल में भी हम जॉइंट फैमिली, हमारी आज की तारीख में हम लोग 35 लोग हैं, एक साथ खाना बनना, एक साथ रहना है, ये मेरा जीवन है। और मैं चाहती हूँ भगवान इसी तरीके से जीवन बिता दे। मैम कुछ बताइए अपने परिवार के बारे में। देखिए परिवार तो हमारा, हमने आपको बताया कि हमारा यहाँ से इतनी दूर है। मेरे पिताजी किसान थे। मैंने ट्रैक्टर चलाना अपने मायके में सीखा। मुझे कार चलानी नहीं आती। अच्छा, आप ट्रैक्टर चला लेते हैं? जी, मैंने ट्रैक्टर चलाना अपने पिताजी के यहाँ सीखा। साइकिल चलाना मैंने अपने पिताजी के चलाना सीखा। राइफल बंदूक चलाना हमने अपने पिताजी के यहाँ से सीखा। घोड़े पर सवारी करना हमने अपने पिताजी के यहाँ सीखा।
क्योंकि ससुराल हमारे सब गवर्नमेंट जॉब में थे, मायके में हमारे क्या कहते हैं सब राजनीतिक लोग। तो हमने सब कुछ वहाँ से सीखा, अपने ससुराल से सीखा। मेरा शौक था, आज भी अगर आप हमें कह दो तो गंगा जी में तैर उस पार चली जाओ, इसमें तैराकी हमने अपने गांव से सीखी। तो मैम, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, मतलब एक नॉर्मल इंसान का जीवन और एक मेयर का जीवन, आपको कौन सा लगता है क्या डिफिकल्ट है? मैं कभी नहीं सोचती कि मैं मेयर हूँ। मैं आज भी नहीं सोचती मैं मेयर हूँ। आज भी मैं सोचती मैं वही इस शहर की बहू हूँ। दायित्व मिला है, उस दायित्व को मैं पूरा कर रही हूँ। पद आता है, पद जाता है। मैं 10 साल पार्षद रही, ऐसे लग रहा जैसे कल की बात थी, 10 साल में पार्षद रही। और आप समझिए कि 5 साल में 3 साल ऐसे निकल गया जैसे। तो मैं कभी ये मानती नहीं कि मैं अपने मन से नहीं मानती कि मैं मेयर हूँ, क्योंकि ये तो हमको एक दायित्व दिया गया है, इसको आप करिए, उसको मैं कर रही हूँ। मैंने कभी अपने जीवन में नहीं ये सोचा कि ये मेरा है, मेरा कुछ नहीं है, सब ऐसे है, सब मिला है। लेकिन हाँ, मेरा स्वभाव है कि जो चीज़ हमको मिल जाती है तो उसको मैं, चाहे मेरी जान ही क्यों न चल जाए, तो उसको करने के लिए मैं बिल्कुल तत्पर रहती हूँ। जैसा कि मैंने पद लिया था, जब मैंने शपथ लिया था तो मैंने सोचा था कि शहर को गंदगी से मुक्त करूँगी। आप देखो, मैं पर डे 45 मिनट डुगडुगी में मैं चलती हूँ, 1,000 लोगों से मिलती हूँ। एक दिन का मेरा नागा नहीं, 11 बजे चालू तो 11, आप सर्वे करा लीजिए कि 11 बजे ऐसा ही 110 वार्ड में 4 वार्ड रह गया, ऐसा ही होगा कि मैं 11:05 कहीं पहुँची हूँ। मैंने सोचा कि मैं लोगों के बीच में पहुँच नहीं पाऊँगी, तो हमने अपना चलता फिरता ऑफिस भी बना लिया। मैं हर जगह भेजती हूँ, जो उसमें से आता है उसको मैं भेजती हूँ। तो हमको जो दायित्व, जैसे मेरे माँ बाप ने मेरी शादी की थी, ससुराल आए थे, तो उन्होंने कहा था इस परिवार को बना के रखा है। तो आज मेरी कोशिश है, 48-46 साल हो गए, कि मैं उसको एकदम सजो के ही रखी हूँ। मेरे 9 लड़के हैं, 13 लड़कियाँ हैं। मेरी 9 बहुएँ हैं, 8 बहुएँ, 1 आनी है। लड़कियाँ मेरी 13 अपने घर में हैं। तो कहने मतलब जो दायित्व मुझको दिया गया वो मैं उसको उसी तरीके से निभाती हूँ। जैसे लोगों ने कहा कि महापौर माँ होती है, तो हम सबको अपना बच्चा मानती हूँ। और मैं कोशिश ये करती हूँ कि मुझसे ऐसी कोई गलती न हो जाए कि किसी बच्चे की या किसी की मेरे कारण कोई हो। हमारे पास ऐसे लोग आते हैं, मैं डेली में कम से कम 400-500 लोगों से फ़ोन पर बात हूँ, लेकिन मैं कभी चिढ़ती नहीं हूँ। ना मुझे कभी होता कि हम तो सोचती हूँ भगवान ने हमको ये दिया है, नहीं हम ही तो थे, हमारे जैसे कितनी महिलाएं हैं। लेकिन मेरा ये है कि जो मुझको काम मिलता है वो काम को करते हैं। महिलाओं के लिए मैं कहना चाहूँगी, महिलाओं को चाहिए कि अपनी सुरक्षा खुद करें। आप कोई चीज़ पाने के लिए कभी किसी के कहने से कहीं न जाए न आए, खुद लगी रहें, एकदम मेहनत से लगी रहें, कभी किसी का विश्वास नहीं करें। मैं तो इन सब शब्दों में तो कहती हूँ महिलाओं को किसी को विश्वास नहीं करना चाहिए, अपने मन से काम करें। तो बेटियों को कहती हूँ, बेटी अपने मन से काम करो, जो तुम्हारा अंदर से करे कि ये अगर आप, मैं गलत हूँ सही हूँ। आज अभी कलेक्ट्रेट में था, महिला आयोग का था, तो उसमें भी मैंने अपनी लड़कियों को कहा कभी किसी का विश्वास न करो, तुम पढ़ो लिखो आगे जाओ। हमारी सरकार तो ऐसे ही महिलाओं का ही के लिए सब काम, चाहे हमारे श्रद्धेय मोदी जी, योगी जी। अब समझिए राशन कार्ड बनता है जी, पहले पुरुष प्रधान देश में पुरुषों का नाम बनता था, अब देखिए हमारे मोदी जी ने हम लोग नाम कर दिया, हम ही लोग मालकिन हैं। आप रजिस्ट्री में आपके नाम जमीन, उसमें छूट है। और पहले आप देखो अखबार भरा रहता था, ये हुआ वो हुआ वो हुआ, लेकिन हमारे जब से योगी पंडित महाराज जी आए हैं तब से ये भी अखबार पढ़ो तो ऐसा नहीं लगता। तो कहने मतलब ये सब काम करने का है, काम करती रहती हूँ। मैम जैसे एक सफ़र होता है, वो सुहाना सफ़र बनता है, उस पर कई लोगों का हाथ लगा होता है, तो कहीं ना कहीं हमने सुना है आपके सफ़र में भी कुछ लोगों का सपोर्ट रहा होगा। जो हमारे सपोर्ट में, हमारे बीच में तुम बड़ा अभी तक तो तुमने जो सवाल किया बहुत अच्छा किया, लेकिन ये सवाल मेरे दिल को दुखा है। मैं जब ब्याह की आई तो मेरी सास नहीं है, मेरे हस्बैंड साल भर के लिए तो मेरी सास मर गई। मेरी 4 जेठानियाँ हैं, मैं सबसे छोटी हूँ। एक जेठानी मेरी है नहीं। मैंने कभी सोचा ही नहीं जब से मैं ब्याह के आई कि मैं ससुराल में, उन्हीं के नाते मेरे इतने बच्चे हैं, नहीं हम भी 1 ही 2 बच्चे करते, हम भी बहुत एडवांस। मैं 3 बेटे हैं, 3 बेटी। वो हमको हड़काया करती थी, डांटा करती थी
हम तुमसे मतलब नहीं, बच्चे तो हम पालते। आपकी भी माँ होंगे जी। इतने मेरे बच्चे हैं, लेकिन मैंने कभी अपने बच्चों को तेल न लगाया, न उनका कपड़ा धुला, न मैंने उनका कुछ किया। मेरी सब जेठानियाँ करती रहती थी। यहाँ तक मेरी 3 साल की बेटी हमारी जेठानी साथ रहती थी, मैं गाँव 2-2, 4-4 महीने रहती। तो मेरा ऐसा परिवार था कि राजनीतिक जीवन में आज वो हमारे साथ है नहीं। जैसे मैं दिन भर बाहर रहती थी तो मेरे लिए खाना रखती, क्योंकि हमारा बड़ा परिवार 40 लोगों का परिवार, एक बार खाया पिया खत्म, तो मेरे लिए खाना रखती थी। मैं लेट जाती थी क्योंकि मैं बाहर खाती नहीं, तो उन्होंने मुझसे बोलती थी खाना खाओ, डांटती थी करो। उनका ये संघर्ष था कि जो हमें आज मैं मेयर हूँ, लेकिन भगवान का कुछ ऐसी कृपा रही, जब मैं मेयर बनूँ तो उनकी डेथ हो चुकी। तो हमारा परिवार और सबसे बड़ा मेरा पति, उन्होंने हम पर विश्वास किया और हमने भी अपने परिवार के विश्वास को कहीं धोखा नहीं दिया। ईमानदारी से हमने काम किया हर जगह। मैम, आज उनकी भी दुआएं हैं जो आज आप इस मुकाम पे हैं, कहीं ना कहीं से वो आपको देख ही रही हैं, ये बिल्कुल सही बात है। तो मैम, एक कानपुर की तरफ से लोगों का सवाल था कि हमारी मेयर बड़ी सख्त हैं, ऐसे लोगों को देखने में लगता है, लेकिन हमने जब आपके बारे में पढ़ा तो हमने देखा हमारी मेयर तो बच्चों को मोटिवेट करती हैं, लोगों के साथ हंसी मजाक करती हैं। तो मैम, ये काम को लेके थोड़ा सख्ती है कि अनुशासन बना रहना चाहिए? नहीं बेटा, जैसे आप एक छोटा शब्द समझ लीजिए, मैंने घर घर जाके बोला है कि चट्टे आप हटाइए। मैं खुद गई हूँ, मैं अधिकारियों पर भरोसे नहीं रहती, मैं खुद गई हूँ, भैया चट्टा हटा लो, आपके गोबर से हमारा सीवर लाइन बना। लेकिन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, हम मजबूरन इनके पकड़ते हैं। अभी भी जो जंगलों से 2-2 बार मेरे ऊपर हमले हुए, मैं जंगलों से पकड़ के लाती हूँ, तो मुझे कोई अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम उनके जानवर पकड़ के लाती हूँ। तो अगर शहर को मैं एक बार, अगर सब जानवर बाहर चले जाएंगे, शहर मेरा स्वच्छ होगा, सुंदर होगा, नाली नहीं बनेगी, तो तब उनको पता चलेगा कि कोई मेयर आई थी जिन्होंने इसे बताया। अब जैसे मैं सफाई के बारे में मैं हमेशा अलर्ट रहती हूँ। अगर मैं सोचती हूँ मेरे प्रधानमंत्री जी, सफाई ही उनका है, समझिए पहला जो उनका मंत्र है सफाई, तो सफाई भी लेके मैं इतनी अलर्ट रहती हूँ। मैं समझिए अब जैसे मैं घर घर कूड़ा उठवा रही हूँ, 50 रुपये एक मसाला, पान मसाला 5 रुपये का आता है, 10 पुड़िया मसाला लोग एक दिन में खाते हैं, शाम को और भी तमाम रंग के नशा पत्ती करते हैं, लेकिन सिर्फ 50 रुपये देने में वो इतना अकल बनाएंगे डोर टू डोर में। और जहाँ हमने डोर टू डोर उठाया तहाँ घर में से निकालेंगी, खट देना, पूरा फेंक देंगे। तो पहले हम सुधरे तब आप सुधरे। शहर अगर स्वच्छ रहेगा, मेरा ये कहने का, जब शहर मेरा स्वच्छ रहेगा बेटा, तो जो शहर स्वच्छ रहता है वहाँ कोई बीमारी नहीं होती और वहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है। हमारे शहर को लक्ष्मी जी की वर्षा होगी, मेरी आने वाली पीढ़ी, मेरे बच्चे, मेरे नाती, मेरे पोते, मेरे सब सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। आप देखो इसे कोरोना में भी हमारा शहर ठीक ठाक रहा जी, क्योंकि हमारे जो सफाई योद्धा रहे वो सड़क पर रहे। मैं खुद आनंदेश्वर बाबा की कृपा, मैं सन 82 से पर डे आनंदेश्वर बाबा जाती हूँ, मेरा एक दिन का नागा नहीं। अब जैसे जाड़ा है तो मैं पैदल जाती हूँ, सब कहते हैं कि वो पुलिस आ जाए तब जाओ, लो तो मैं वो कोई नहीं आता, मैं लौट आती हूँ, कभी इस रास्ते से, कभी उस रास्ते से, कभी चले जाती हूँ। मैम, इसको भी लेके एक छोटा सा मेरा सवाल था कि मैम, मेयर बनने के बाद भी आप आनंदेश्वर बाबा के धाम स्कूटी से ही जाती थी, मैंने अधिकतर देखा, और आप बहुत समय से वहां जा रही हैं। हाँ, मैं 82 जा रहा हूँ, मैं तो 82 से जा रहा हूँ, 89 तक तो मैं पैदल गई हूँ, दौड़ती हुई जाती, दौड़ती हुई। लोग कहती थी वो पढ़ाई बहुत जल्दी जाते आते, तो हमारे छोटे छोटे बच्चे थे तो मैं यार, फिर मैं 89 जब स्कूटर, मैंने पहली स्कूटर ली कनेडी गांडा, तो मैं अपना खरीदे जाती थी, 5-10 मिनट मेरे को लगते थे जाना आना करना। लेकिन प्रभु की कुछ बाबा की ऐसी कृपा है कि मैंने अपनी बेटियों की जब शादी करते हैं, सुबह विदाई होती है जी, तो मैं 4:30 बजे वहाँ पहुँच जाती हूँ उनकी आरती में, वहाँ से लौट के आती हूँ, तब मैं अपनी बेटियों को विदा करती हूँ। ये उन्हीं की कृपा है, एक दिन का नागा नहीं, एक दिन का नागा। मैम, जैसे आज भी जो है चाय की टपरियों पर जब 2 चाचा अखबार लेके बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ ये बात होती है कि आपके अंदर, कानपुर में आपके अंदर
लोगों को हमारी एक वरिष्ठ नेता थी, एक बहुत ही अच्छी नेता थी सुषमा स्वराज जी, कहीं ना कहीं उनकी छवि आप में दिखाई देती है। आपका इस पे क्या देखती हैं देखिए, आप? वो तो हमारी बड़ी बहन थी, बहुत बड़ी थी जी, उनका स्थान हमारे वो मेरी लिए आइडियल थी। मेरी आइडियल थी, मेरे लिए बहुत बड़ी थी। ऐसे ही लोगों को देख करके काम करने की जो है आदमी की इच्छा होती है। मैं कई बार उनसे मिलना हुआ हमारा, कई बार शहर में आई हूँ। बहुत अच्छी लेडी थी। तो कभी कभी होता है कि अब जैसे हमारी वो थी विजय माता सिंधिया, जिन्होंने महिला मोर्चा को बना दिया, तो वो कितनी सशक्त थी। उन जवानों में जेल गई, सब गई, तो भी तो महिला थी। जैसे महिलाएं अब कहती हैं, अरे आज तो चले गए बैठ करके, हम थक गए। अब वो महिलाएं कौन है जो बस में कंडक्टर हैं, अरे आज हम जाएंगे तो हम थक जाएंगे। वो तो दिन भर बस में रहती हैं, टिकट चलती गाड़ी में टिकट काटती रहती हैं। तो भी तो महिलाएं, उनको देख कर कल होती है ना। देखिए आप, तो कहीं न कहीं बेटा, मैंने पहले भी कहा, आप भी कह रहे हैं कि मेरी कोशिश रहती है कि मैं लोगों की सेवा करूं। मैं खुश रहती हूं, मैं किसी चीज़ को अंदर नहीं रखती हूँ। जैसे मुझे आपको कुछ कहना है तो मैंने जो भी आपको कहा यही कहा। गेट के बाहर गए तो मैंने भूल गए कि आपको, मैंने बहुत लोग हमको मिलते हैं, माता जी आपने हमारा एक काम करा दिया, तो मैं यही कहती हूँ आपका काम हो गया ना, ठीक है। और आदमी, मनुष्य के जीवन में आदमी जब तक जिंदा रहे, मेरी ये माँ कहती थी कि गांव की कहावत है, मैं पूरब की हूँ तो तुम्हें पूरब भाषा में बता। जी जी जी। मेरी माँ कहती थी, पता नहीं मरब तो 4 बोझ चैला मिले कि न मिले, इसलिए जब तक आपके सांस रहे तब तक काम करत रहे। मेरी माँ 80 साल होकर मरी। आपको बता दो बेटा कि 50-50 आदमियों को खाना बना देती थी, बैठे बैठे बनाती थी। हम लोग जाते थे तो कहती थी हम ही बनाएंगे। मेरी माँ 80 साल की उम्र में मेरी माँ की डेथ हुई। तो उसका यही कहना था। और जितना आप देखो, ये जो शरीर है ना, इस शरीर को अगर आप जितना घिसे रहोगे उतना ये ठीक रहेगी। जितना आप इसको सुख दोगे ना, ये आपको दुखी करेगी। अब आप कहो हमारा कोई बिस्तरा लगा दे तब मैं सोऊं, आप कहो मेरा कपड़ा कोई धो दे तब मैं पहनूं, आप कहो को मेरा जूता ला दे तब करूं, आप कहो कि ये कर दो, सब करो अपने हाथ से। देखिए आप सवेरे भी से आप दौड़िए, सुबह आइए, सुबह काम करिए। सुबह महिलाएं क्यों पहले बीमार नहीं होती थी? घड़ी घड़ा नहीं था, देखती थी कहाँ से भगवान कहाँ गए। सूरज 7 बजा, 8 बजे दिवाली, यहाँ घाम आया 10 बजा, यहाँ घाम आया 12 बजा। सवेरे खाने भर का अपना, जहाँ रामदेव का दिखाते हैं, यही तो बताते हैं ऐसे करो, यही तो चक्की चला के आटा निकलता था। 2 काम, एक कसरत और एक आटा घर का पैसा बचता था। और ये धान का कुटाई हम लोग करते थे 2-2 मिल करके, यही तो रामदेव बता रहे हैं ऐसे ऐसे करो, यही तो हम लोग करते थे, यही तो करते थे, यही तो स्वास्थ्य बना के रखता था, यही स्वाद बना के रखता। अब काम वाली लगा दो खाने बनाने के लिए। अरे आप सबने, जब हम अपने इस बच्चे को, इस पोते को एक रोटी बना के, अगर मैं कोई काम नहीं, जैसे मेरे पास टाइम नहीं है तो चलो ठीक है, लेकिन अगर मैं कुछ नहीं हूँ, घर में हूँ, तो अपने नाती, अपने बेटे को 2 रोटी बना के तो खिला सकती हूँ ना। बिल्कुल सही बात है। अब नौकरानी आती है, कहाँ से आती है, मैं किसी महिला को नहीं करना चाहिए, कैसे आती है, क्या आती है। तो काम जितना, इस शरीर को आप जितना घसोगे उतना ये चलेगी, जितना इसको आराम दोगे उतना ये आपको तकलीफ देगी। मेरा तो मैम, पूरे कोरोना में भगवान ने ऐसी किया, मैं दिन 9 बजे निकल जाती हूँ और 9 बजे आती हूँ। दिन भर मैं काम करती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती। कम से कम 25 बार गाड़ी चढ़ूँगी, गाड़ी से उतरूँगी, 60 के ऊपर, 60 प्लस, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैम, जैसे जब आपके इतिहास में हम थोड़ा पहले जाएंगे, जब जौनपुर एक नाम आता है, जैसा आपने बताया जौनपुर नाम आता है, तो मैम कहीं ना कहीं बचपन के कोई दोस्त होते हैं या कोई ऐसा होता है जो छूट जाता है, लेकिन यादें तो कहीं ना कहीं रह जाती हैं। नहीं, वो भी मैं पूरा करती हूँ जी। मेरी जो सहेलियाँ गांव की है वो सब वहीं ब्याही हैं गाँव में। किसी का नाम बता दीजिए। एक मेरी सबसे फ्रेंड है, उसका नाम है दुर्गा देवी नाम है। एक मेरी सहेली है, हम लोग अपने सहेलियों को नाम नहीं लेते आज भी हम लोग फोन करते हैं, आज भी कभी शादी ब्याह हम लोग मिलते हैं। जैसे मैंने अपने बच्चों की शादी की, हमने अपनी सारी सहेलियों को बुलाया, सब वो हैं। उनकी बच्चों की शादी होती है,
मैं सब कुछ छोड़ के जाती हूँ। और जब भी मैं अपने शहर जाती हूँ तो मैं निश्चित तौर पर कोशिश करती हूँ कि अपने पुराने दिन देख लें, लेकिन अब वो पुरानी चीज़ें नहीं रह सब गई, बदल रहा है। सब बदल गया। पहले तो हम लोग गांव में इतना खेलते रहते थे, बगीचे में, गांव में नदी का किनारा है सब। पहले की चीज़ें तो गांव में अब नहीं रही। पहले लोगों का बहुत विश्वास रहता था, बिटिया यहाँ चली जाए, वहाँ चली जाए, हम लोग उनके घर खेलते रहते। लेकिन अब कोई गांव में भी हमने देखा कोई विश्वास नहीं, कोई किसी घर नहीं जाता। सब अब सब सारे गांव खाली हैं, सबके लोग तो कमाने निकल गए, तो घर में वही बूढ़ी बूढ़ा है, और जिनके घर नहीं उनके घर में इतने बड़े बड़े ताले लगे हैं। बस ये है गाँव। हम लोगों का जो जीवन था बहुत अच्छा था, बचपन वाला। जी। तो मैम, जैसे हर इंसान की लाइफ का एक मोमेंट ऐसा होता है, मतलब वो ये सोचता है कि ये पल यहीं ठहर जाए, या वो किसी से मुलाकात होती है, या वो कुछ ऐसा होता है जो दिल को छू जाता है। ऐसा कोई आपकी लाइफ का मोमेंट रहा जो दिल को छू गया, मतलब ये लगता हो कि ये पल यहीं रुक जाता? देखो वो तो तब होता है ना जब जैसे हम लोग कहीं मिलते हैं। अब आपको बता, एक बार मैं बॉम्बे गई, मैं बॉम्बे फ्लाइट से उतरी, तो इतना फ्लाइट पर हमने सफ़र नहीं किया था। मैं वहाँ उतरी संता क्रूज। अब मेरा बेटा वहाँ सर्विस करता था महिंद्रा में, बड़ा वाला, तो वो आ नहीं पाया। अब मैं वहाँ उतर गई तो उसने बोला कहाँ जाऊँ, मैं समझूँ क्या करूँ। हमने अपनी बहन को फोन में क्या करूँ क्या न करूँ। तब से एक पीछे से एक आवाज़ आती, एक लड़का आता है हमारी उम्र का, जो हमारे साथ का पढ़ा था, वो वहाँ टैक्सी चलाता है। वो आया, हमारे सामने खड़ा हुआ, कहने लगा तू परमीला तो ना हो। तो हम सब जगह सुनते हैं आदमी नाम लेता है तो भैया आदमी, एक तो अकेले। तो हम कहा कि नहीं थे, अरे कैसे का झूठ बोले, तो हम से एक साथ पढ़त रहे वहाँ। और रहा जे कि हमसे मार देते रहे, हम मंजूर अली और वो। तो हमने कहा निश्चित ही मेरे साथ होता था, क्योंकि इतनी पुरानी बात है। ये बता रहा था कि उसको मार देते थे, वो मंजूर अली था। ये का हमारे साथ वो माधुरी मौर्य पढ़ती थी, वो वहाँ बम्बई रहती। तो हमने कहा ये एकदम पक्का हमारे साथ। तो हम थोड़ी देर से नहीं आता, तब उससे बोला चला मैं सत्य बैठे कहाँ जाऊँ, हम तो छोड़ दी। फिर हमने सोचा ये बम्बई जैसे है तो वही लड़का, इतने 40-42 साल की बात है। तब उसने हमको बैठाया, ले गया। तब जब हमारे घर गया तब वो फोटो उसके पास थी। हम लोग तब उन जमानों में बड़ा कैमरा होता था, तब वो मेरे माता पिता की फ़ोटो उसके पास थी। गांव को हमारे था ही। तब उसने दिखाया कि ले चच्चा की फोटो हो, चाची की फोटो हो, अरे हमार माई रहे, हमार बाबू हैं, और छोटी सी हमारी फोटो थी, कह ले तू हो, ये तो आप बड़की बहन हो, और ये तो आप छोटका भाई। उसने मेरे सबकी बोले, हम कहा भैया एक ठे बना के दीजिए। तो उसने जाके हमको दूसरे दिन बना के। तो वो समय ऐसा हमारे जीवन में आया कि देखिए इतने साल बाद ये हमको मिला। वैसे हमारी एक सहेली, उसके लड़के को ब्लड कैंसर था, उसने हमको फ़ोन किया। तो वो संजय में था, मैं सुबह पहुंची संजय, यहाँ से मैं सुबह संजय पहुंची। फिर संजय से वो उसका ब्लड बदला उतरा जाता था, फिर वो गांव चला गया। थोड़े दिन ठीक रहा, दवा होती रही। फिर एक दिन उसकी तबीयत खराब हुई, फिर उसकी बेटी को फोन आया कि मौसी भैया की तबीयत फिर खराब। फिर मैं रात भर गई, जब गई तो वो ख़त्म हो चुका था। तो कहने का मतलब कि फिर अपना तब ऐसे लगता है ना कि तब पूरी वो पिछली वाली ज़िंदगी चलने लगती है ना। अब यहाँ तो सवेरे 9 बजा, फिर शाम 9 बजा, वही दिन भर काम करते हो। लेकिन जब शाम घर पे जाते हैं तो थोड़ी देर आँख बंद करते हैं तो पूरी रील सामने, जितने जीवन का हम एक एक मिनट का अपना हिसाब रखते हैं, एक एक मिनट का हिसाब। ये हमने तुमको बताया। जैसे सुबह मैं उठूँगी तो मेरे को है कि ये मुझे शाम तक ही करना है। तो ये सब ऐसे ज़िंदगी कट गई। लाइफ ने क्या सिखाया? लाइफ में भगवान क्या सिखाया? लाइफ में हमको ये सिखाया कि सबके साथ बना के रहो। कुछ साथ नहीं जाएगा, ये सबको पता है, लेकिन फिर भी आदमी गलती करता है। और आदमी अगर गलत न करे, हम तो नहीं कहते ना हम सब सही करते हैं, हर आदमी सही करता है, गलत करता है, लेकिन
अब किसी को देख कर जलो नहीं। जैसे मेरा आपका आप कहीं और ऊंचे पे चले जाओ तो हमें ये होने लगे अरे मेरा बेटा तो नहीं गया। मुझे खुश होना चाहिए कि मेरे बीच की कोई बहन है जिसका बेटा है आज इतनी ऊंचाई पर है। तो सबको देखकर खुश रहो, प्रेम बांटो। मैम यही व्यवहार इंसान को बड़ा बनाता है, यही इसीलिए लोग आपको माता जी कहते हैं, इसीलिए लोगों का प्यार आपके लिए है। कानपुर के लोग आपको इतना प्यार करते हैं। अब हमारे पास हैं हमारे कानपुर के लोगों की कुछ फरमाइशें जो वो अपनी मेयर मैम से पूछना चाहते हैं। कुछ ऐसे चटपटे अनोखे सवाल जो शायद वो डायरेक्ट तो नहीं पूछ सकते थे, लेकिन हम एक जरिया है जो मैम से उनकी तरफ से पूछेंगे। मैम ये कोई मनीष फोटोग्राफर हैं लाजपत नगर से, ये पूछ रहे हैं कि मैम मेरा एक सवाल है, आप सही सही जवाब दीजिएगा कि घर का खाना ज़्यादा अच्छा होता है या शादी का। मैं एक फोटोग्राफर हूँ तो मैं भी हर फंक्शन में खाता हूँ, तो आपको भी हर फंक्शन में जाना पड़ता होगा, तो घर का खाना ज़्यादा अच्छा है या शादी का? उससे पूछो, उससे बताओ कि घर का खाना सबसे बढ़िया होता है, सादा सुंदर अच्छा। अब अगली चिट हम खोलते हैं। मेयर मैम नमस्ते, मैं किदवई नगर से आयुषी। ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मम्मी से बोल दीजिए कि ठंड में रोज़ नहाना ज़रूरी नहीं होता, मैं ये वीडियो उनको दिखा दूंगी। नहीं तो ये बात तो सही कह रही है, अगर जाड़ा ज़्यादा है तो आप मत नहाइए, ऊपर से गर्म पानी कर लीजिए, तौलिए से अपने पूरे शरीर को पोंछ लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं रोज़ नहाइए, लेकिन हाँ जो सुबह उठ करके जो सब करना है, मंजन करिए, फ्रेश होइए, फिर अपना गर्म पानी पूरे शरीर को धो लीजिए, मत नहाइए। ठीक है आयुषी जी, आपका समाधान हो गया, मम्मी को वीडियो दिखा दीजिएगा। ये मैम अभिषेक शुक्ला हैं ख्योरा से, ये पूछ रहे हैं कि हम अपने मनोरंजन के लिए गाने सुनते हैं, घूमने जाते हैं, मैम अपना मनोरंजन कैसे करती हैं? मैं जब भी फुर्सत में होती हूँ तो मैं भोजपुरी गाने सुनती हूँ। अरे वाह। पर डे मेरा है कि मैं रोज़ भोजपुरी गाने, यहाँ से जाऊँगी लेट जाऊँगी तो मैं भोजपुरी गाने रोज़ सुनती हूँ। मनोरंजन एक ऐसी चीज़ है, उनको बता दीजिए क्या नाम है? अभिषेक शुक्ला। अभिषेक शुक्ला को बता दीजिए कि जिंदगी में अगर कोई चीज़ रंग भर सकता है वो मनोरंजन, वो गाने। चाहे वो नगमा सुनिए आप, चाहे वो शायरी सुनिए, चाहे कव्वाली सुनिए, चाहे भोजपुरी सुनिए, चाहे तमाम गाने कई उसमें हैं, दादर सुनिए, चाहे वो देहाती भाषा में जो है सब, तो ये सब बहुत चीज़ें आप उसी, चाहे भजन करिए, सब करिए, सब ठीक है। आगे चलिए बेटा मेरा। मैम मैं कीर्ति अग्रवाल स्वरूप नगर से, मैं ये जानती हूँ कि आपको देशभक्ति के गाने काफ़ी पसंद हैं, तो क्या आप अपने फेवरेट गाने की 2 लाइन गुनगुना देंगी? बिल्कुल गाने। कोई देशभक्ति का गाना। देशभक्ति गाना उसको कैसे पता कि मैं देशभक्ति गाना गाती हूँ? पता नहीं, उनका ये कहना है। देखो हम लोग गाते थे भैया, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। बहुत बहुत थैंक यू मैम आपका। ये मैम हमारी आखिरी चिट है। आशीष चौरसिया ग्वाल टोली से कह रहे हैं, मैम आपका सभी अधिकारियों का, स्वास्थ्य कर्मियों का तहे दिल से धन्यवाद। आप कोविड टाइम पर बाहर लड़ते रहे ताकि हम घर पर सेफ रह पाएं। आप सबको बिग सैल्यूट। धन्यवाद बेटा कि तुमने हमारी और हमारे सफाई योद्धाओं का, नगर निगम का तुमने प्रशंसा की, तुमको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ कानपुर के एक स्पेशल कॉलर हैं जिनकी मेट्रो अनाउंसमेंट्स आपने सुनी होंगी, जिनके गंगा बैराज के वीडियो आपने देखे होंगे। हमारे मंगू भैया जुड़े हुए हैं जो मैडम से बात करना चाहते हैं, तो मंगू भैया को कॉल लगाया जाए। हेलो हेलो मैडम जी, चरण स्पर्श, हम मंगूलाल कनपुरिया बोल रहे हैं। बहुत अच्छा बोल रहे बेटा।
हमको मैडम जी आपको एक किस्सा सुनाना है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करना है। काहे कि मैडम जी एक बार क्या हुआ कि पहले की बात है, हम अपनी दुल्हन साथ, हमारी दुल्हन है दिल्ली की, तो हमारी दुल्हन आ ही रहा है, तो हम अपनी दुल्हन साथ अपनी मोपट में बैठ के घूमने जा रहे थे। तो सड़कन में मैडम जी उस समय बड़ा गड्ढा डरा है। तो अब जो क्या हुआ कि हम जो है अपनी मोपट लेके भड़बड़ा के ऊंधे मुँह गिर गए, हमारी दुल्हनों गिर गई। तो हमारी दुल्हन जो है हमका उस दिन बहुत ही चिल्लाइस, बहुत डांटिस कि कहीं कैसी यहाँ पे सड़कन है। तो मैडम जी अभी हम जो है 1 साल पहले अभी घूमने गए थे, तब जो है हम देखा कि सड़कें अड़कें बहुत चमक गई, हम जो है सरसराते हुए बिल्कुल निकल गए। हमारी दुल्हन जो है बहुत तारीफ करें, कहें तुम्हारे कानपुर का तो बहुत ही विकास हो रहा है। तो मैडम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, काहे कि आपने हमारी भी इज्जत बचा ली, तो जो है हमारी दुल्हन भी खुश हुई गई। हाँ तो आज के 10 साल पहले जो सरकार थी ना, सड़क वड़क नहीं बना रही थी। अब जो हमारी सरकार आई है, वह योगी जी और मोदी जी की ने सब गड्ढे भर दी, सब सड़क बना दी। इसलिए तुम मोपट अपनी मेहरिया लिए कूदते हुए निकल गए। तुमको बहुत बहुत धन्यवाद। दिन भर मेहरिया घुमाओ, वहाँ अटल घाट से लेकर के नवाबगंज तक घुमाओ, सराटे भरो, 120 में गाड़ी चलाओ, कोई बात नहीं। ना तुम गिरोगे ना तुम। और मैडम जी अब हम जाते हैं कहीं घूमने, तो आपने जो ऐसे इतना सुंदरीकरण करा दिया है, तो मैडम जी अब हम सब जगह फोटो भी खिंचवा लेते हैं अपनी दुल्हन साथ। तो लाल इमली के बाद हमने एक स्पॉट बनाया, वहां जाके फोटो खिंचाओ, बहुत अच्छा बनाया है लाल इमली घड़ी। जी मैडम जी, जी मैडम जी। तो जो है मैडम जी बहुत साफ सफाई हुई गई है, बहुत सुंदरीकरण हुई हुआ है, हमारा कानपुर बहुत विकसित हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी आपका। और अमित भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद, काहे कि हम बहुत सालन से आपसे बात करने का सोच रहे थे, हम बातें नहीं हुई पा रही थी, आज जो है बात हुई गई आपसे। तो जो है मैडम जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अच्छा मंगू, तुमको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम बहुत कुछ कर रहे इतने बात में। जाओ अपनी मेरे घर चल। अभी प्रणाम, और मैडम जी को हमारा चरण स्पर्श। हम चलते हैं, काहे कि जो है अभी हम जो आपसे बात कर रहे हैं, और हम जो है दूध चढ़ा के आए हैं, दूध हमारा उबल गया तो हमारी दुल्हन हमका डांटेगी, तो अब हम जा रहे हैं। आप लोग अपना कार्यक्रम जारी रखो, ऑल द बेस्ट। तुम हो गधे, इसलिए कि तुम दूध बना रहे हो, तुम एरिया का तुम्हें डांटेगी, उसको टाइट करके रखो कि दूध गर्म करे, खाना बनाए, तुमको टाइम टाइम खाना खिलाए तुम्हारे परिवार को। नहीं मैं तुम्हारे घर आऊंगी, तुम्हारी मेहरिया डांटू, तुमको डांटू। जी मैडम जी, जी मैडम जी। अब हमारा मैम के साथ रैपिड फायर राउंड होगा। मैम इसमें हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, हम 2 ऑप्शन देंगे, आपको एक चुनना होगा, ठीक है मैम? इनमें से किस जगह रहना आपको ज्यादा पसंद है, कानपुर जौनपुर? देखो वो मेरी जन्मभूमि है, उसको तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन कर्मभूमि ही मैं अब चुनूंगी रहने के लिए। कर्मभूमि ही मैं चुन के आपको बताती हूँ। आपके हिसाब से कामयाबी के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, मेहनत किस्मत? हम ज़्यादा मेहनत पर विश्वास करते हैं, लेकिन जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तो किस्मत भी साथ नहीं देगी, इसलिए मेहनत किस्मत साथ में लेके चलें। इनमें से क्या ज्यादा पसंद है, पूर्वांचल का लिट्टी चोखा या कानपुर की चाट? देखिए चाट तो मैं कभी नहीं खाई हूँ। पूर्वांचल का, पूर्वांचल में जब जाती हूँ तो वहाँ का अच्छा लगता है, लेकिन सब कुछ हमें अच्छा लगता है अपने कानपुर का, चाहे वो चाट हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो दाना हो, और चाहे खग्गू को लड्डू हो। शहर में घूमने के लिए आप क्या प्रेफर करेंगी, मोती झील, जेके टेम्पल? मैं मंदिर जाना पसंद करती हूँ। अरे एक थोड़ा सा कठिन सवाल है, आपको एक चूज करना है, आप पास भी कर सकती हैं इस क्वेश्चन को। आपका फेवरेट नेता, मोदी जी, योगी जी? देखिए हमारे लिए हमारे सब नेता पूज्य, योगी जी भी हमारे लिए सबसे सर्वोपरि हैं, और मोदी जी तो एकदम से सर्वोपरि। नेता हो तो योगी मोदी जैसे। अगर मेयर प्रमिला पांडे जी मेयर ना होती तो उनका किसी फील्ड में, दूसरी फील्ड में इंटरेस्ट था, कौन सी ऐसी फील्ड है कि वो कुछ और होती? देखिए राजनीति में तो बस यह है कि हमें सबकी सेवा करना था। मैं पार्षद हो 10 साल थी तो मैं वही सेवा कर रही थी। मैं 7 साल नहीं कुछ पद पे थी, तब भी हम सेवा कर रहे थे लोगों का। जो मुझसे होता था वो मैं सेवा करती थी, वही सेवा करती रहती। और मेयर के बाद भी तो हमें सेवा करना है, मैं सेवा करती रहूँगी। मैंने तो कहा जब तक मेरी सांस में सांस रहेगी मैं कानपुर वालों को सेवा करती। अब मैम हम अपने शो का अंत करते हैं, आप हमारे व्यूअर्स को एक शक्तिमान सलाह दे दीजिए, कोई मोटिवेशनल, कोई कोविड से रिलेटेड, कोई ऐसी सलाह जो हमारे व्यूअर्स को के काम आए, उनके लाभदायक हो। देखो जितने तुम लोग लगे हो, मैं यही कहूँगी कि जिस काम में लगे हो ये सब, इसी काम में लगे रहो, ये तुमको बहुत ऊंचाई पे ले जाएगा। चलो भैया हमारा तो हो गया, अब हम चलते हैं। लेकिन हम जल्द मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए एपिसोड और एक
नई शख्सियत के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे सारे पेज को हर जगह भैया फॉलो कर लो, हर जगह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक घर पे रहो, स्वस्थ रहो, क्योंकि दवाई भी और कड़ाई भी। धन्यवाद।